हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स और प्लेसेंटा के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालेंगे, सबसे ज़्यादा जो बात करेंगे वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। तो इस रिगार्डिंग हम बात करें तो एम्ब्रियोनिक जो एक्टोडर्म है उसमें एम्ब्रियोनिक एपीब्लास्ट की बात अपन करते हैं। एपीब्लास्ट में एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म होती है, इनर मास, और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट बनता है, साइटोब्लास्ट बनता है और सिंसाइट्रोफोब्लास्ट बनता है। तो इनर सेल से हाइपोब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एंडोडर्म, और इसमें यॉर्क सैक बनता है। उसके बाद एम्ब्रियोनिक एपीब्लास्ट और एपीब्लास्ट से एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म बनती है। प्राइमेटिव स्ट्रीक की बात इसमें होती है, और एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, और इससे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ का निर्माण होता है। तो हम ये देखें कि ब्लास्टोसिस्ट 7 days, 8 days, 9 days एंड 10 to 11 days में एम्ब्रियोनिक जो स्टेजेस हैं इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा बताई गई हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि यूटेराइन लिनिंग है, ये मैटरनल कैपिलरी हैं, यूटेराइन एपिथेलियम, एंडोमेट्रियम इसको कहते हैं, और एपीब्लास्ट बनता है। ये आपने संरचना सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत देखी होगी। एपीब्लास्ट एक घेरे के साथ में एक चंद्राकार आकृति के साथ में होता है। हाइपोब्लास्ट ब्लास्टोसील इसमें दिखाई दे रही है, और चारों तरफ इसके ट्रोफोब्लास्ट की सेल इसमें मिलती हैं। सेकंड स्टेज में अगर देखेंगे हम तो एम्ब्रियोटिक कैविटी इसमें पाई जाती है। एपीब्लास्ट, ब्लास्टोसील और ट्रोफोब्लास्ट। और इसके बाद हम अगर बात करें 9 days की तो एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट दिखाई आपको दे रही हैं, और एम्नियोटिक सेल्स हैं और एम्नियोटिक कैविटी इसमें पाई जाती है। ब्लास्टोसील इसमें मौजूद है और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट इसमें मिलती है। तो ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है कि डेवलपमेंट किस तरह से इसमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का होता है। तो 10 से 11 days में अगर फॉर्मेशन ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जैसा आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की जो बात इसमें दिखाई दे रही है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रेटिकुलम भी इसमें दिखाई दे रहा है साथ में। और इस तरफ अगर देखेंगे आप तो एम्ब्रियोटिक सेल हैं इसमें, और एम्ब्रियोटिक कैविटीज़ के साथ इसमें पाई जा रही है, और एम्ब्रियोनिक एपीब्लास्ट की सेल्स भी इसमें मौजूद हैं। तो ये 10 से 11 days की कंडीशन है। अगले डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल फ्रॉम इनर सेल मास टू प्रोड्यूस restricted stem cell to produce neurons and blood। ये डायग्राम में आपको शो हो रहा है तो मेथड फर्स्ट एंड मेथड 2 है। कल्चर ICM सेल्स हैं, इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट, कल्चरल ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट, आइसोलेटेड इनर सेल मास, कल्चरल इनर सेल मास। दूसरा मेथड की बात करें तो कल्चरल जर्म सेल प्रिकर्सस के रूप में इसको लिया जाता है, जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल प्राप्त होती है और फंक्शनल गिलियल सेल प्राप्त होती हैं। तो ये एक प्रोसेस है। अगली अपन बात करें तो इसमें
यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट क्यों है? एम्ब्रियो टू डेवलपमेंट इन मॉइस्ट प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू प्रोटेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो। तो प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एडेप्टेशंस डेवलप्ड बाई वर्टिब्रेट्स, लाइनिंग एंड फर्टिलाइज्ड एग इन वाटर, ओविपेरस में से पाया जाता है, और दूसरा है विविपेरस, और तीसरे पॉइंट के ओवो विविपेरस। इंक्यूबेशन ऑफ द एम्ब्रियो इंटरनली एंड गिव लाइव बर्थ अगर होती है तो वो विविपेरस है। इंक्यूबेशन ऑफ द एम्ब्रियो इंटरनली, तो एम्ब्रियो जो इंक्यूबेट पीरियड होता है उसका वर्टिब्रेट्स में वो अलग अलग होता है और लाइव बर्थ होती है। एक्स नेक्स्ट करें, ओविपेरस की बात करें तो एक्स incubated internally and hatch just in time for release from the mother's body। हैचिंग होती है इसमें फॉर न्यूट्रिशन एंड एक्सचेंज ऑफ द गैस। तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशन और एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट मानी जाती है। नेक्स्ट बात करें तो एलेबोरेशन जो होता है ऑफ प्रोटेक्टिव सेल and series of cellular membrane surrounding the embryonic body, a significant evolutionary step that enables reptiles to lay eggs capable for developing on the land। vital functions of the membrane, अपन बात करें इस वाइटल फंक्शंस क्या होते हैं इसकी चर्चा करेंगे तो हम ये पाएंगे कि इसके जो फंक्शंस हैं वाइटल फंक्शंस, इसमें कीप एम्ब्रियोनिक फ्लूइड, कीप एम्ब्रियो इन फ्लूइड में इस एम्ब्रियो को रखने के लिए ये एम्ब्रियोनिक काम में ली जाती है। गैस एक्सचेंज दूसरा पॉइंट है। तीसरा है रिमूवल और स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल। चौथा है न्यूट्रिशन। तो दैट इज द 4 इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन तो ये देखेंगे कि 4 सेट्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन लैंड वर्टिब्रेट्स। स्टेप्स कितने हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो स्टेप्स की बात करेंगे तो मेम्ब्रेनस फोल्ड्स फॉर्म्स बाय एक्सटेंशन ऑफ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म का फोल्ड बनता है, मेम्ब्रेन्स फोल्ड फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म अंडरलेन विद लेटरल प्लेट मेसोडर्म। एंडोडर्म क्या है? अंडरलेन विद लेटरल प्लेट मेसोडर्म के साथ रहती है, और इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। सोमेटोप्ल्यूर फॉर्म्स एमनियोन एंड कोरियोन, और स्प्लैंक्नोप्ल्यूर में एलेंटॉइस एंड यॉर्क सैक। बहुत इम्पोर्टेंट ये एक बात है कि यहाँ हमने इनको 2 भागों में बांटने का प्रयास किया है, जिसमें चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का निर्माण हुआ, एमनियोन एंड कोरियोन, एलेंटोस एंड यॉर्क सैक। एमनियोन थिन एम्ब्रियोन की बात करें तो ये एम्ब्रियोन जो होती है वो थिन एक्टोडर्मली derived membrane enclosing embryo in fluid filled sac। ये एक पतली है एक्टोडर्मली derived membrane है, एक्टोडर्म से derived होती है, enclosing embryo in fluid filled sac for secretion and absorption of the embryonic fluid। ये एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन दोनों का कार्य करती है एम्ब्रियोनिक फ्लूइड में। यॉर्क सैक एंडोटर्मल ये होता है इन्वॉल्व्ड विद न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रियो इन लार्ज यॉक्ड फॉर्म। तो यॉर्क सैक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है एलेंटॉइस। एंडोडर्मल ओरिजिनेट फ्रॉम
ventral surface of early hindgut, act as a reservoir for storing or removing urinary waste and mediate gas exchange between embryo and surroundings। तो एलेंटोस एक्चुअली क्या है कि एक तरह से ये वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए उत्सर्जन का कार्य करता है। कोरियोन आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है ये कोरियोन। इन स्पीसीज दैट दे ले एग्स द प्रिंसिपल फंक्शंस द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। इसका जो प्रिंसिपल वर्क है वो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ द गैसेस है। इन मैमल्स न्यूट्रिशंस, एक्सक्रीशन, फिल्ट्रेशंस एंड सिंथेसिस हार्मोनल, ये इसके फंक्शंस स्पष्ट होते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द चिक यॉक सैक भी इसमें होता है। तो स्प्लैंक्नोप्ल्यूर ग्रोज अप यॉक की सरफेस पर ग्रो होती है स्प्लैंक्नोप्ल्यूर यॉक एज टेम्परेचर फ्लूर देन कम्प्लीटली सराउंडिंग द यॉक, और कम्प्लीटली वो यॉक के ऊपर सराउंडिंग हो जाती है। सबसेफेलिक पॉकेट फॉर्म्स फ्लूर एंड फॉरगट, सबकॉर्डल पॉकेट हाइंडगट, मिडगट, यॉक डक्ट ओपनिंग द मिडगट, यॉक स्टॉक वॉल ऑफ द डक्ट, विटेलाइन आर्क, यॉक सर्कुलेटरी आर्क, एंडोडर्म ऑफ द यॉक सैक, एब्जॉर्प्टिव एंड सिंथेटिक, कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब्ड 6 डे आफ्टर हैचिंग। हैचिंग के 6 डेज के अंतर्गत ये प्राप्त हो जाती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द चिक यॉक सैक। नेक्स्ट एम्ब्रियोन एंड कोरियोन डिराइव्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्ल्यूर। ये सोमेटोप्ल्यूर से होती है। जैसा पिछली स्लाइड में हमने देखा कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो चिक की है स्प्लैंक्नोप्ल्यूर में यॉक सैक होती है, और एम्ब्रियोन एंड कोरियोन की बात करेंगे तो ये फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्ल्यूर से उत्पन्न होती हैं। फर्स्ट इंडिकेशन अपीयर्स अबाउट 30 आवर्स ऑफ द इंक्यूबेशंस। 30 घंटे के बाद, इंक्यूबेशन के 30 घंटे के बाद ये अपीयर्स होती है। फर्स्ट इंडिकेशंस अपीयर्स अबाउट 30 आवर्स ऑफ द इंक्यूबेशन। तो 30 आवर्स का इसका पीरियड इसको मान सकते हैं। सोमेटोप्ल्यूर की बात करें तो सोमेटोप्ल्यूर इज द continued growth of the embryon results and continued growth of the embryonic result in the meeting above the embryo results to scale like thickening called amniotic raphe। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ ये क्लियर स्थिति आ जाएगी। ए डायग्राम में देखेंगे तो हेड ऑफ द एम्ब्रियो दिखाई देगा आपको, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम दिखाई देगी और एक्टोडर्म दिखाई देगा। सोमेटिक मीजोडर्म भी इसमें साथ में दिखाई दे रहा है। स्प्लैंक्निक मीजोडर्म, सोमेटिक मीजोडर्म और स्प्लैंक्निक मीजोडर्म, एंडोडर्म और विटेलाइन डेवलप और यॉक। बी डायग्राम में देखेंगे तो हेड फोल्ड ऑफ द एम्ब्रियोन थोड़ा सा फोल्ड हो गया, आप देख रहे होंगे चेंज आ रहा है लगातार। तो हेड फोल्ड है, एम्ब्रियो है ये, टेल फोल्ड ऑफ द एम्ब्रियोन है ये। हेड फोल्ड और टेल फोल्ड दोनों लेफ्ट एंड राइट में। एम्ब्रियोनिक सीलोम और एक्टोडर्म, सोमेटिक मीजोडर्म, स्प्लैंक्निक मीजोडर्म, एंडोडर्म, विटेलाइन डेवलप और यॉक। ऐसे ही आप डायग्राम में देखेंगे नेक्स्ट में तो फोल्ड थोड़ा सा और बढ़ गया है। एलेंटोइक मेम्ब्रेन है, एम्ब्रियो है, एमनियोटिक गट है, एमनियोटिक कैविटी है और कोरियोन और यॉक है। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फोल्डिंग की स्थिति आ गई है। एम्ब्रियो सबसे बीच में है, गट है, एमनियोन आपको दिखाई दे रही है। ये जो राउंड में बताई गई ये एमनियोन है, ये वाली जो एम्ब्रियोन दिखाई दे रही है आपको। और इसके बाद
हम देखेंगे कि इस एम्नियोन के बाद में आपको ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कोरियोन भी इसमें साथ में, ये कोरियोन की स्थिति है। यॉर्क सैक यहाँ सबसे नीचे की साइड में दिखाई दे रहा है। एलेंटॉइस ये वाली कंडीशंस में है और एलेंटॉइस भी है। तो ये चारों कंडीशंस स्पष्ट आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। तो ये जो डायग्रामेटिक है, ये वाला जो डायग्राम है बहुत इम्पोर्टेंट है। एलेंटॉइक मेम्ब्रेन भी दिखाई दे रही है, यॉर्क सैक है और कोरियोन भी सबसे ऊपर दिखाई दे रही है और एम्नियोन का डायग्राम भी इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो the outer layer of the somatopleur become the chorioamniotic cavity. The rapid peripheral growth of the somatopleur carries the chorion about the yolk sac, which is eventually envelops. Thus, chorion eventually encompasses the embryo itself and all other membranes. Important functions: transport of the calcium ++ from shell to embryo. ये इसका फंक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट पाया जाता है। तो इस प्रकार हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के फंक्शंस इसमें होते हैं और इसके डेवलपमेंट की हमने बात की। थैंक यू।